everyone, this is Sandeep Singh and welcome back your favorite channel Class 12 by Unacademy। एंड आज मैं आपके साथ में कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए आया हूं। जी हां, अब आपको पता है कि हमारे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है एंड कंप्लीट हो जाएंगे टिल नवंबर। अब बारी आने वाली है किसकी? तो अब बारी आने वाली भाई रिवीजन की। जी हां, एक बेहतरीन वाला रिवीजन, एक शानदार वाला रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैं क्या बोलता हूं ना कि रिवीजन विदाउट विजन ये बड़ा ही है ना अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। मतलब मैं डिस्कस कर रहा हूं विजनलेस रिवीजन की। अल्टीमेट सी बात है भाई, जब मुझे रिवीजन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एक विजन होना चाहिए, मेरा एक गोल होना चाहिए। और वो गोल कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को है ना पुट करेंगे, ताकि हम हर बार अपने आप को एनालाइज भी करते चले जाएं कि हाँ हमारी ग्रोथ चल रही है। क्योंकि देखिए ना, हमारे पास अब नहीं बचा है टाइम कि हम कुछ ड्यूरेशन लेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, नहीं। क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो दिसंबर एंड में बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड जनवरी के बहुत सारे स्कूल्स में जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका प्री बोर्ड इंतजार कर रहा है। क्योंकि भाई दो प्री बोर्ड जिनके यहां पर होते हैं उनके यहां तो दिसंबर में ही होगा, क्योंकि जनवरी मीड में से आपको क्या है भाई, तो सेकंड प्री बोर्ड भी है। एंड उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान से सुन लें कि भाई आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है वो 1 जनवरी से लेकर के 15 और फरवरी के बीच में ही कंप्लीट होने हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास कहीं पर भी कोई सा भी टाइम नहीं बचा। मतलब अब हम कहीं पर भी ये वाली चीजें नहीं कर सकते कि भाई चलो ना एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप को है ना चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। नहीं, अब ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है भाई, तो अब देखना, अब आपको है ना एक विजन के साथ में अपना रिवीजन करना है। वो विजन कैसे सेट करेंगे? तो सबसे फर्स्ट तो ये सोचना शुरू करो कि आपकी जो लेवल है, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड भाई। तो देखिए हर किसी का गोल अलग अलग होता है। मैं सबके लिए नहीं बोलता हूं कि सब 100 ही लेकर के आएंगे, फिजिक्स में 95 ही लेकर के आएंगे, नहीं। सबके अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपने डिजायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है। जब आपका एक बार टारगेट सेट हो गया तब आपको आना है आपके सेकेंडरी काम पे कि भाई अब उस गोल को अचीव कैसे करें। उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका है मार्किंग स्कीम्स, और उसके साथ साथ में वेटेज ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर्स को लिखो, उसके सभी के वेटेज लिख डालो, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब ये तो सबको पता है ना कि हमारे फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स है सबके कोई ना कोई सेगमेंट जो है वो स्ट्रांग होगी। अच्छा, मैं बार बार फिजिक्स बोल रहा हूं इसका मतलब सिर्फ फिजिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, सारे ही सब्जेक्ट्स में यही पैटर्न एप्लीकेबल है। करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा जो है ना एसी वाला जो चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो पोर्शन है, वो मेरे को बहुत अच्छे से बनता है। मेरा रे ऑप्टिक्स भी बहुत शानदार वाला है। मॉडर्न फिजिक्स में मुझे थोड़ा सा लैगिंग होता है, ठीक है। मेरा जो है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स वो शुरू में पढ़ा था, इसलिए ना थोड़ा सा भूल रहा हूं। तो मतलब ऐसा करके मैंने फिर कैटेगरी बनाई। पहले मार्किंग्स, पहले हमने क्या बनाई, पहले हमने बनाई कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। वेटेज आने के बाद हमने उसके लिए टाइमिंग्स डिसाइड करी, किस बेसिस पर कि मुझे कौन से चैप्टर में कितनी दिक्कत आती। अब जो चैप्टर अच्छे से बनता है इसका यह मतलब नहीं कि उसको टाइम नहीं देंगे, उसको ही टाइम देना है हमें सबसे पहले, क्योंकि भाई जो आता है उसको तो सिक्योर कर लो अच्छे से। हाँ, अब जो मिड रेंज में था उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, और जो शुरू में पढ़ा था, चूंकि पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कई बार हो चुका है, थोड़ा भूलने भी शुरू हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, तो वैसे वाले को एक साइड सेग्रीगेट करके रख लीजिए और उसको भी टाइम देना है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइमिंग बनाएंगे, और ये टाइमिंग्स कैसे सेट करोगे, तो आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी के ऊपर, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी डिसाइड करती है कि आप ये टाइमिंग्स कैसे सेट करने वाला हो। ग्रास्पिंग कैपेसिटी का मतलब समझ गए ना, आप कितना जल्दी कौन सा टॉपिक समझ जाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना अब बनाएंगे टाइम टेबल। तो फर्स्ट थिंग क्या आई हमारे पास आई कि भाई हमने हमारे को कैटेगराइज किया, फिर इसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमारा टाइम टेबल सेट किया। अब टाइम टेबल आने के बाद अब बारी है हमें प्रैक्टिस शुरू करने की, रिविजन शुरू करने। तो रिवीजन शुरू करने के लिए मैंने जो बोला कि टारगेटेड रिवीजन कैसे होगा, जैसे देखिए एक हम लोगों ने इनिशिएट लिया है, एक इनिशिएटिव जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 75 डेज में आपके सारे कंप्लीट कराने के लिए ठाना है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट ये वीडियो रिलीज होने तक में हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक के थ्योरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो हमने एक पैटर्न बनाया कि हम पहले थ्योरीज करेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप खुद के लिए भी एक टाइम फ्रेम करेंगे कि इतने दिन में मेरा ये पोर्शन इतना सा कंप्लीट हो रहा है। वो कंप्लीट कैसे मानोगे, तो मैं तो 2 फॉर्मेट दे रहा हूं आपको, और 1-2 फॉर्मेट ऐड करना है। आपको क्या करना होता है, पहले उसकी थ्योरी,
उससे जुड़े हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, एंड उसके साथ साथ ये दोनों होने के बाद आपको करना है टेस्ट, उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट। और चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है ना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना। मतलब पहले आप चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर लो, समझ लो, सीख लो, फिर उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जब आप वो टेस्ट अपीयर करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, तो क्या मिलेगा ना, आपको बहुत दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने समझा, सीखा, उसके जस्ट बाद आपने क्या किया, एक टेस्ट लिखा, उसके आंसर्स आपने स्टैंडर्ड आंसर, मॉडल आंसर से मैच करके देखे, अपने आप आपको समझ में आने लगे, अच्छा मैं जब है ना एसी के लिए, ठीक है, एलसी सर्किट मैं सॉल्व कर रहा था, तो वहां पर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज में जाकर के मैं अटका था, तो वो ना हिट करती रहेगी। अगर उसी समय आपने खुद से अपने आंसर्स चेक किए ना, तो वो वाला पार्ट जो आपको एक क्रैक दिख रहा था, वो ऑटोमेटिकली उसी समय हील हो जाएगी। इसमें किसी की एडिशनल एफर्ट की जरूरत नहीं है, किसी से कोई सलाह लेने की भी इसमें जरूरत नहीं है, अपने आप ये पूरा स्मूथ होता चला जाएगा। अब इसमें एक और फायदा हुआ ना, अब एक चेकलिस्ट जो बनाई थी ना, जिसमें आपने टाइम टेबल और ये सब कुछ बनाया था, उसमें परसेंटेज ग्रेडिंग कर दो अपने आप को कि हाँ भाई मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे इतने परसेंटेज आए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ठीक है, डे 1 के बाद डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, ऐसा जाते जाते मेरी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही। अगर ये मीटर नहीं बढ़ रहा है तो टाइमिंग और बढ़ानी पड़ेगी, इनपुट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। हम सब लोग अवेलेबल है, पूरी अनअकैडमी की टीम आपके साथ में अवेलेबल है। आप उनसे डाउट्स पूछिए, समझिए, सीखिए, दोबारा रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस को देखिए एंड टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए। ये प्रोसेस जैसे ही लगातार चलती चली आएगी, मैं कहता हूं शुरुआती 7 दिन के लिए भी अगर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लिया, तो 8वें दिन से अपने आप से आपको समझ में आएगा कि यार मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आ चुका है, क्योंकि ये चेंजेस लगातार होते चले जा रहे हैं। और ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, फिर पेपर से डर नहीं लगता साहब, पेपर को हमसे डर लगता है ना। तो ये वाली कब कॉन्फिडेंस आएगी, जब मेरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद धमाकेदार तरीके से क्या करना है, तो प्री बोर्ड एग्जाम में बैठना है। अब प्री बोर्ड का डेकोरम जो होता है ना, वो एक्चुअल बोर्ड जैसा डेकोरम होता है, और प्रेशर भी हम उतना ही ले लेते हैं। तो प्रेशर मत लेना भाई, डेकोरम वही वाला मेंटेन करके रखना कि मैं बोर्ड में जा रहा हूं अपीयर होने, और अगर उसमें अपीयर होने के बाद आपके जो भी टेस्ट के रिजल्ट आता है, प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है, अब इसके बाद फिर से एक बार आपको जेन्युइन वाला फिल्ट्रेशन फिर से मिल गया कि हाँ भाई इस चैप्टर की जितनी मैंने तैयारी सोची थी उतनी मैंने कर ली थी, लेकिन मैं है ना जो एक्चुअल प्रैक्टिस पेपर, जब एक्चुअल पेपर देने गया तो मेरे इतने नंबर कम आ गया, यहां पर कुछ मिस हो गया, यहां मैं लैग कर गया, यहां डायग्राम बनाना था वो मैं भूल गया, यहां यूनिट थी वो भूल गया, डेरिवेशन के ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, बहुत सारे फैक्टर्स। ये सब कुछ फिर समराइज होकर के आपके पास कब तक, तो मुझे लगता है कि आपको है ना 10th ऑफ जनवरी के पहले पहले आपके पास ये पूरा डेटा कलेक्ट होकर के मिल जाएगा। अब क्या बचा, तो अब बचा भैया क्या कि आपके एग्जाम शुरू होने के पहले भी अभी 40 दिन करीब करीब हमारे पास बचे हुए, वो 40 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अब हो पाएगा किस पे, तो अब हमें वो डर तो खत्म हो गया कि सिलेबस कैसे होगा, कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, खत्म। अब क्रैक्स हैं, अब वो क्रैक्स हील करने, बिल्डिंग पूरी बना चुके होंगे, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे, शानदार वाला कॉन्फिडेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रैक्स हील करनी, और क्रैक्स हील करने के लिए हम अवेलेबल है हमेशा आपके साथ में। ऑलराइट, तो वो क्रैक्स भी हील हो जाएंगे, हील होने के बाद बोर्ड में एक बेहतरीन वाला, शानदार वाला रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विजनलेस रिवीजन नहीं करना है, हमें एक गोल के अकॉर्डिंग, एक टारगेट के अकॉर्डिंग हमें करना है हमारा रिवीजन, एक प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग करना है हमें रिवीजन। सी, अगर हमने प्लान कर लिया तो कर लिया, अगर हमने ठान लिया तो ठान लिया, अगर हमने सोच लिया है कि हमारे इतने नंबर आने वाले हैं बोर्ड में, तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरे नंबर है, मैंने डिसाइड किया है, सिलेबस मेरा है, क्लास मेरी है, पढ़ाई मैंने की है, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरा रिजल्ट कितना आएंगे। डेफिनेटली यकीन मानो उतने ही नंबर आते, आपने जितनी मेहनत करी उतने ही नंबर आते, एक्स्ट्रा नहीं आते। जैसे बहुत सारे लोगों का सुना होगा ना, यार वो तो बहुत कम पढ़ता था ना, उसके बहुत नंबर आ गए, मेरे ना इतने सारे पढ़े, हमने कुछ नहीं आया। अरे भैया आपने पढ़े, लेकिन विजन नहीं था आपके पढ़ने में। अब मैंने एक बहुत बड़े पेड़ को काटने के लिए एक छोटी सी ब्लेड लेकर के काटे जा रहा हूं, काटे जा रहा हूं, मेहनत तो पूरी करी, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट आने वाला है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर इसका तो कोई बेनिफिट नहीं आएगा। सिमिलरली जिस जगह जो टूल्स, जो ट्रूप्स चाहिए वही इस्तेमाल करो ना भाई। हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। हार्ड स्टडी करके आपको अभी कुछ अचीव नहीं होने वाला, अभी सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी से अचीव होने वाला है। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए बेहतर तरीका है
आप प्रॉपर प्लान बनाओ और स्ट्रिक्ट हो जाओ उस प्लान के ऊपर, क्योंकि आपके खुद के द्वारा बनाए गए प्लान पे अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे, आप ही उसको फॉलो नहीं कर पा रहे भाई, तो आप सोच लो ना कि हम जब खुद को रूटीन में नहीं डाल सकते तो फिर रिजल्ट को कैसे सोच सकते हैं? नहीं हो सकता भाई। जितनी इनपुट होगी उतना ही होगा। एक एक दो स्टेटमेंट सुनना जरा। आपको पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो इनपुट डालोगे आउटपुट वही मिलने वाला है, एग्जैक्टली वही मिलने वाला है। इवन हमें पता है लॉसेस भी होते हैं उसके अंदर, तो मतलब जो मैंने इनपुट डाला है उसमें से थोड़ा सा कम ही आउटपुट आने वाला है। और अगर मैं ये ठान के बैठ जाऊं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो भाई कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आपके इनपुट्स आउटपुट्स के फॉर्म में आने वाले, और लॉसेस को ओवरकम करने के लिए इनपुट्स ज्यादा डालनी पड़ेगी, मतलब एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। यानी अब मत किसी के लिए सोचो, मत सोचो भाई, कुछ भी मत सोचो, सबको दूर भगा दो, है ना। अब वो तो सुनना ही छोड़ दो, वो क्या कहेंगे, वो क्या सुनेंगे, उसने क्या कहा, उसने क्या सुना, सब छोड़ दो भाई। अगर रिजल्ट नहीं आएगा ना, अगर मार्क्स बेहतरीन वाले नहीं आए, अगर हमारा सिलेक्शन आगे चल करके अच्छे कॉलेजेस के लिए नहीं हुआ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ये जितने लोग जो थे ना, वो हमारे ऊपर और हावी होंगे, हम और डिप्रेस्ड होते, और परेशान होते। क्यों करना भाई, छोड़ो ना, हटाओ ना, इनसे क्या करना। जिस दिन मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ना, जिस दिन बेहतरीन वाले कामयाब व्यक्ति हम बन जाएंगे ना, उस दिन ये सब लोग आएंगे हमारे पास में, हमें इनके पास में जाने की जरूरत नहीं होने वाली। ऑलराइट, तो चलिए भाई, आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया था, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, एंड आई होप कि अब है ना, अब बहुत एनर्जेटिक हो अब आप सारी चीजें कर सकते हो। तो शुरू हो जाओ, लग जाओ अभी से, आज नहीं करना, अभी से करना है। शुरू कर दो ये पूरे स्कीम को फॉलो करना, एंड बेहतरीन वाला रिजल्ट हमारा वेट कर रहा है। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।